नमस्ते बाबू। आइए लोग, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 जानेंगे। जीके का लेक्चर नंबर 4 थर्ड तक आपको कुल क्वेश्चन मिला के 68 हुए थे, वो आपको दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से, उम्मीद करते हैं, देखकर लिख भी लिए होंगे, अच्छे से समझे भी होंगे। तो आइए उसके आगे का लेक्चर 4 हम आज तैयार करते हैं और आपके लिए बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं लोग। और ये जो भी जीके लिखवाए जाएंगे आप लोग बढ़िया बेहतर से लिखकर और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बाबू, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो आप तक जाए। और लास्ट में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपके ऊपर है बाबू, लेकिन लाइक अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि हमारा भी उम्मीद को और बढ़ाइएगा लाइक करके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं लोग बाबू। देखिए 68 तक आपका हो गया है। आइए 69 से जानने का प्रयास करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी आप चाहते हैं अगर भारत में प्रधानमंत्री बनना, क्या बनना? प्रधानमंत्री, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम यानी बाबू आपका 25 साल, यानी आपका 25 साल उम्र रहेगा, यानी 25 वर्ष के आप रहेंगे तभी जाके भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अन्यथा अगर आपका उम्र 24 साल, 23 साल, 22 साल है तो आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। यानी आपका भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम सबसे कम आयु ही है। इससे एबव आप 70 साल के रहिए, 80 साल के रहिए, 100 साल के रहिए, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सबसे कम से कम 25 साल होना चाहिए। उससे नीचे है तो नहीं। गांव में वोटर आईडी यानी वोट डालने का अधिकार आपको 18 साल पे, 18 साल को होंगे तो जरूर किसी आप नेता को चुनने लायक, आप वोट देने लायक अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन भारत का आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम उम्र आपका कितना होना चाहिए? 25 साल। 25 साल होना चाहिए तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जैसे हम प्रधानमंत्री जानने का प्रयास किए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए, तो वैसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? यानी राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं भारत के तो सबसे कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 साल। 25 साल अगर है आपका न्यूनतम आयु तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपका उम्र 35 वर्ष है, 35 साल, तो आप जरूर भारत के क्या बन सकते हैं? राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन 35 साल के नीचे वाले नहीं बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी, यानी बाबू पूछा गया भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी होती है गंगा नदी। कौन सी नदी होती है? गंगा नदी। इसकी लंबाई लिख लीजिएगा बाबू। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर भारत के गंगा नदी की लंबाई है और ये आपके भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बाबू शहर का नाम लिया जा रहा है। किसका नाम लिया जाता है? भारत में सबसे लार्जेस्ट सिटी, यानी भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। बाबू कह सकते हैं सपनों की दुनिया ये है। लोग बड़े बड़े सपने लेकर आपको मुंबई स्थान पे पहुंचते हैं कि हम यहाँ से ये बन के निकलेंगे, एक्टर बन के निकलेंगे, क्रिकेटर बन के निकलेंगे, जो भी बनना हो बाबू, ये उम्मीद लेकर सपनों का शहर माना जाता है मुंबई को। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ सपना पूरा भी होता है और पूरा भी हुआ है, ठीक है। तो बाबू आपका सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है? मुंबई है। आपका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। अब देखिए हमने आपको बताया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। हमने भारत का नाम लिया तो सबसे लंबी नदी गंगा हो गई, लेकिन पूरा विश्व का नाम ले तो, यानी मान लें कि पूरे पृथ्वी पे, पूरा विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बाबू गंगा नहीं होगी। गंगा केवल भारत की लंबी नदी है। पूरा विश्व की सबसे लंबी नदी आती है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी आपकी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई होती है बाबू 6650 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। ये भारत विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आगे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? यानी भारत में सबसे ज्यादा बकरी किस राज्य में है? तो बाबू ये बहुत बढ़िया एक आपका ये जीके बनता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकरियां क्या कर जाती है? पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9। यहाँ पे लिखा गया भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 9 नेजिबोरस कंट्री हैं भारत के। लेकिन बाबू भारत के अन्य भी बहुत पड़ोसी देश हैं। जैसे बाहरी विदेशों में बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 पड़ोसी देश कहने का मतलब ये है कि भारत अपना सीमा इन 9 देशों के साथ साझा करता है। 9 देशों के साथ भारत का जो सीमा है, बॉर्डर है, वो जुड़ा हुआ है। यही 9 देश हैं। एक है आपका पाकिस्तान,
पाकिस्तान से आपका ये इधर का हिस्सा आपको मैच करता है, जुड़ा हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें एक होता है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है। ये 9 जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत अपना बॉर्डर का क्या किया है, जुड़ा हुआ है। इन देशों के साथ भारत अपने बॉर्डर यानी सीमा को साझा करता है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो ये 9 देश हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश माने जाते हैं, जैसे रसिया, ये सब भारत के पड़ोसी देश माने जाएंगे। लेकिन भारत का जो सीमा है इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली जो संपर्क में पड़ोसी देश वाले हैं, ये 9 का 9 नाम लिख दिया गया आपको। आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बाबू। हाँ तो बाबू आइए 78 के बाद देखते हैं, ये 75 के बाद देखेंगे 76। भारत में कुल कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट बाबू, भारत में कितने जिले हैं? भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं, ये आपको बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, इतना तो बताया गया। अब भारत में 28 गो राज्य में पूरा मिलाकर कितना जिला है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत में कुल मिला के बाबू 779 जिले हैं, 779 गो भारत में जिला है कुल मिलाकर, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव हैं, यही पूछा गया है। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो आइए देखते हैं। भारत में गांव की संख्या है 6,40,867 यानी 6,40,867 ये कुल मिलाकर विलेज है यानी गांव है। गांवों की संख्या 6,40,867 हो, कुल मिला के भारत में इतने गांव पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बाबू, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, यानी भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारत के लिए सबसे महान कार्य, भारत का नाम रोशन करता है विदेशों में चाहे अन्य देशों में, तो उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बड़ा मुश्किल होता है ये किसी व्यक्ति को मिलना बाबू, क्योंकि भारत के लिए सब कुछ अपना गंवाना पड़ता है। इसके लिए समझ लीजिए, आप दुनिया में भारत का इतना नाम रोशन करेंगे तब जाके ये आपको सम्मान का प्राप्ति मिलेगा बाबू। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। जो व्यक्ति को ये मिलता है वो सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति होता है। जैसे कि भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उनको भारत रत्न राजेंद्र बाबू भी बोला जाता है, जिसपे हम टॉपिक एक बना चुके हैं। उनका परिचय के बारे में आप लोग जरूर देखें उस वीडियो को। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पूछे क्या है, क्या बताइएगा? भारत रत्न। ये आपका भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार भारत में कुछ नहीं है, जितना होगा इससे छोटा ही होगा। अर्जुन अवार्ड चाहे अन्य सारे अवार्ड ऐसे होंगे जो इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। आगे देखिए बाबू, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, यानी भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, स्पेस में कौन गया था? तो भारत से सबसे पहले कौन गया था ये पूछा गया है। भारत से सबसे पहले सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था? तो आर्यभट्ट। वो लिखवाएं आपको कि आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट भारत से सबसे पहले सैटेलाइट भेजा गया था, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन व्यक्ति थे जो भारत से गए थे सबसे पहले अंतरिक्ष में? तो नाम याद रखिएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति का नाम में दर्जा कराए हैं, ठीक है। भारत से सबसे पहले ये अंतरिक्ष में गए हैं। देखिए, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी। यानी पूछा गया है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। जैसे ताजमहल, आप अगर कभी जाइएगा, सौभाग्यपूर्ण आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। जो ताजमहल स्थित है ना, उसके बगल से यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना। तो वही आपका ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। आगरा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में आपका सबसे फेमस जगह ताजमहल ही है। तो ताजमहल यानी आगरा का जब भी बात किया जाए कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल के साइड में यानी उसके पास में ही कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है, क्योंकि यमुना नदी आगरा में ही है, तो आगरा में ताजमहल भी है आपका, तो उसी के साइड से यमुना नदी भी बहती है। आगे देखिए बाबू, 81 नंबर, सौरमंडल यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। हमने आपके सोलर सिस्टम पे भी वीडियो बनाया। अगर बाबू आप और बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर उस टॉपिक को जाकर पढ़िए, ठीक है। जो भी सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ये सब बताए गए हैं, आप उसके बारे में जाइए और ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा करें, ठीक है।
हम यहाँ पे बाबू जीके का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा हम किसी विषय पर खास चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ग्रह का टॉपिक अलग से बना ही दिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रयास करना चाहते हैं, बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी हम आपके लिए टॉपिक बनाते हैं उसको डिटेल से फुल जानकारी के साथ पढ़िए, ठीक है। तो आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बाबू तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का, यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से सबसे पहला ग्रह है आपका बुध ग्रह। ये सौरमंडल में सबसे छोटा भी ग्रह है, इससे छोटा कोई ग्रह नहीं है। 8 में से सबसे छोटा यही ग्रह है, बुध ग्रह। इसको इंग्लिश में बाबू मरकरी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मरकरी प्लेनेट, ठीक है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो आपको बताया भी क्या होगा कि सौरमंडल में सबसे ज्यादा गर्म कौन रहता है? कौन ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म रहेगा? तो 2 नंबर वाला कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह रहता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह 2 नंबर है। गर्म ग्रह कौन सा है? 2 नंबर वाला है, शुक्र ग्रह है। तो सबसे ज्यादा गर्म है तो सबसे ज्यादा चमकेगा भी। अरे भाई, जिसके पास ज्यादा ताप होगा वो उतना ही रोशनी देगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? वेनस, वेनस प्लेनेट। ये आपका सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? अब ज्यादा सबसे ज्यादा चमक रहा है तो सबसे ज्यादा गर्म तो ये ना रहेगा, तो सबसे ज्यादा गर्म भी रहता है आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसको भी बाबू ये वही है, सेम वेनस है आपका। सबसे छोटा ग्रह आपका है बुध ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है तो सबसे ज्यादा चमकेगा, और सबसे ज्यादा चमकेगा तो खास रीजन है सबसे ज्यादा गर्म है। आगे देखिए, 84 नंबर, किस ग्रह को भोर और शाम का तारा कहा जाता है? अरे भाई 8 ग्रह है ना, तो 8 ग्रह में से किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? क्योंकि एक तारे के रूप में ये सुबह भी दिखाई देता है, शाम को भी दिखाई देता है। तो बाबू आपका शुक्र ग्रह ही है, जो सुबह में भी दिखाई देगा, शाम को अगर देखना है तो आपको हम बाबू बता रहे हैं कि चंद्रमा देखे हैं, चंद्रमा का पास सबसे पहले जो तारा आपको चमकता हुआ दिखाई देगा वही आपका शुक्र ग्रह है। वो कोई तारा नहीं है, वो आपका ग्रह है, और तारा के रूप में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पृथ्वी ग्रह से वो काफी दूर है, ठीक है। वो इसलिए दिखाई भी दे देता है क्योंकि सबसे ज्यादा चमकता है, सबके ज्यादा चमकेगा तो दूर तक उसका रोशनी जाएगा, तो आसानी से हमारे पृथ्वी तक वो छोटा एक तारा के रूप में दिखाई देता है। सुबह में भी दिखाई देता है, शाम को भी दिखाई देता है, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार तारे जैसा दिखाई देता है, तारा हुआ चमकता जैसा, तो इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। कोई पूछे किस ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह। किस ग्रह को सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह। और किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं? तो इसका भी खास रीजन है शुक्र ग्रह ही, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है बाबू। तो आप लोग जल्दी से ये जो भी टॉपिक है नोट कीजिए। तो आइए देखिए बाबू, आगे उसके देखा जाए। देखिए 85 नंबर आपको दिया गया है, चाय का उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की उत्पादन की जाती है, किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? तो असम नाम का एक राज्य है भारत में जिसमें सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय उगाई जाती है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है? तो असम का नाम याद रखिएगा बाबू। कौन सा शहर अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत में, देखिए वो भारत का राज्य पूछा गया था, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की उत्पादन की जाती है, या चाय की सबसे ज्यादा खेती प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उगाई जाती है चाय? तो असम में उगाई जाती है। यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है? असम में। ये पूछा गया भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है, अंगूर उगाया जाता है? क्या उगाया जाता है? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो नासिक भारत का एक सबसे प्रसिद्ध अंगूर के मामले में एक शहर है जिसका नाम नासिक है। ये भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे अंगूर का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ से आते हैं? नासिक। भारत का एक प्रसिद्ध शहर है जो अंगूर के लिए फेमस है। शतरंज खेल में खाने या वर्ग की संख्या कितनी होती है? यानी शतरंज मतलब होता है बाबू चेस का जो आपका ये होता है गेम प्लेट होता है, गेम प्लेट, उसमें बॉक्स यानी स्क्वायर शेप का जो डब्बा बना होता है उसमें स्क्वायर शेप यानी वर्ग संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या पूरा मिलाकर 64 होता है। कितना होता है? टोटल मिलाकर 64। खाने यानी कोठा जिसको कहते हैं, कोठा यानी चेस। शतरंज का मतलब हमेशा याद रखिएगा बाबू चेस होता है। क्या होता है? चेस एक गेम है बाबू, ठीक है।
और चेस शतरंज खेल में खाने या वर्ग की संख्या कितनी होती है, यानी कोठा चाहे उसका स्क्वायर शेप में ऐसे बना होता है, ऐसे ही चरकुट्टा बना होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो पूरा मिलाकर उसमें 64 को होता है। कितना होता है, 64 को होता है। आगे देखिए, भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के तो सबसे प्रथम राष्ट्रपति आप जान गए हैं कि भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति। लेकिन जानना है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके साथ साथ भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे। इनको बोलते हैं इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट। क्या बुलाया था, वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, आज इनका जन्मदिन हम 5 सितंबर को मनाते हैं, वो भी किस रूप में, टीचर डे के रूप में। किस रूप में, टीचर डे। ये भारत के एक महान शिक्षकों में से एक थे। ठीक है, ये भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इनका भी वीडियो जल्दी आने वाला है, इनके परिचय के बारे में जरूर जब भी आएगा तो आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, इनका भी जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जीवन परिचय हम 5 सितंबर आने से पहले आपको डाल देंगे, क्योंकि 5 सितंबर टीचर डे आने से पहले कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि 5 सितंबर मनाया क्यों जाता है, शिक्षक दिवस मनाए क्यों जाते हैं। तो जरूर आप उसके बारे में डिटेल जानेंगे, तभी आप दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बाबू, भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनका जन्मदिन 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है, वो भी टीचर डे के रूप में। आगे देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी भारत में बोला गया है भारत के संविधान में कि इतनी भाषाओं को मान्यता दी जा रही है कि भारत में माना जाएगा कि इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। इस भाषा के अलावा अगर कोई भी भाषा बोली जाएगी तो उसको भाषा नहीं बोली कहेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में मात्र 22 को भाषा का मान्यता दिया गया है भारत के अंदर, कि मात्र भारत में 22 को भाषा बोला जाता है। कितना भाषा, 22। लेकिन 22 से भी अधिक बोले जाते हैं भाषा, लेकिन उनको हम भाषा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। क्या कहेंगे, बोली, क्योंकि भारत के संविधान में मात्र 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। जरूर हम आपको व्याकरण का टॉपिक पढ़ाएंगे ना, भाषा, लिपि और व्याकरण, तो उसमें जरूर हम पूरा 22 भाषा को आपको लिख कर दिखाएंगे कि इस 22 भाषा को भारत के संविधान में मान्यता दी गई है, मानी गई है कि भारत में यही 22 भाषा क्या की जाती है, बोली जाती है। इसके अलावा भी आप भाषा कई सारे बोलते हैं तो समझी जाएगी भाषा नहीं है, बोली है। जैसे कि आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बता रहे हैं बिहार में एक भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, संविधान में इसको माने ही नहीं है, भारत के संविधान में माना ही नहीं गया है कोई भोजपुरी नाम की कोई भाषा है। इसलिए भाषा भोजपुरी को नहीं माना जाता है, उसको बोली माना जाता है। एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली ये बोली हो जाती है। बोली का खास रीजन होता है कि इसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है, कोई कहानी वहानी का कोई तात्पर्य नहीं बताया जा सकता है। आप देखें हैं भोजपुरी में कोई चीज़ लिख के कोई बताता है, कोई आवेदन देना है तो सर जी माफ़ कर दें हम आज स्कूल ना आए, चाहे ऐसे कोई लिख कर देता है, कोई नहीं देता है, क्योंकि भाषा भोजपुरी का साहित्य रूप होता ही नहीं है, कुछ लिखने का रूप नहीं होता है। अब बोली कुछ ही सीमित क्षेत्रों तक ही बोली जाती है। ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाएगा बाबू, हम आपके लिए ये डिटेल जो भी करेंगे ना, व्याकरण का जब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो उसमें जरूर आपके 22 भाषा के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22। याद रखिएगा, भारत में 22 को भाषाओं को संविधान द्वारा क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है कि भारत में 22 को भाषा बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 90। लाल किला किस शासक ने बनवाया था, यानी शासक का मतलब होता है राजा, इम्प्रोर बोल सकते हैं, चाहे किंग बोल सकते हैं। किस राजा द्वारा भारत के एक विशाल लाल किले को बनाया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, शाहजहां नाम का एक शासक था भारत में जो भारत का लाल किला बनवाया था। क्या बनवाया था, लाल किला। ताजमहल किस शासक ने बनवाया था, यही प्रसिद्ध जो किंग थे, राजा थे, शासक थे, इन्होंने ही क्या किया था, भारत में ताजमहल का भी निर्माण कराया था, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, देखिए शाहजहां जी थे, वो ताजमहल एक खास रीजन से बनवाए थे, किसी के याद में बनवाए थे। किसकी याद में बनवाए थे ताजमहल, आखिर में उनको किसकी याद आ गई थी कि ताजमहल भारत में बनवा दिए हो, उतना बड़ा इमारत बनवा दिए। तो आइए जानते हैं बाबू, शाहजहां जी ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, तो बेगम बाबू, आप हिंदू अगर धर्म के होंगे तो आप अपने चाहे कई सारे ऐसे पुरुषों के मुंह से सुने होंगे, अपनी पत्नी को वाइफ भी बोलते हैं और हिंदी में उसको पत्नी बोलते हैं,
लेकिन यही मुस्लिम धर्म में जाइएगा, इस्लाम धर्म में, तो लोग अपनी पत्नी को बेगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेगम। ठीक है। तो शाहजहां जी एक मुसलमान शासक थे। ठीक है। इन्होंने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो बेगम, अपनी बेगम यानी अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था मुमताज, इनकी याद में वो पूरा ताजमहल इमारत खड़ा कर दी है। समझिए, अपनी इनकी पत्नी का डेथ हो गया, इनकी पत्नी मर गई, तो इनके याद करते करते इन्होंने एक ताजमहल बनवा दिया उनके याद में। और उनको यहाँ पे लिखा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो अपनी बेगम, बेगम मतलब पत्नी, पत्नी की याद में। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। कोई पूछता है ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनाया था? तो मुमताज की याद में। तो मुमताज कौन थी? तो उसकी बेगम थी, उनकी पत्नी थी। ठीक है। आगे देखिए 93 नंबर, पृथ्वी पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? यानी पृथ्वी पे सबसे कठोर, सबसे हार्ड मैटर कह सकते हैं, चाहे वस्तु कह सकते हैं, कौन सी है? तो पृथ्वी पे सबसे प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रूप से वो बनी हो और पदार्थ सबसे कठोर हो, कौन सी है? हीरा। हीरा से कठोर कोई पदार्थ नहीं है प्राकृतिक में पृथ्वी पे। प्राकृतिक से द्वारा पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ आपके पृथ्वी पे हीरा है, डायमंड। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, हार्ड होता है। ठीक है। आइए अगला देखिए 94, भारत का सबसे महान शासक कौन था? देखिए, आपने शासक का नाम लिया था, हमने बताया आपको शाहजहां। शाहजहां भी शासक था, बहुत सारे भारत में राजा ने जन्म लिया, लेकिन सबसे महान किसको माना गया? किस शासक को माना गया कि भारत का सबसे महान शासक था? जब तक भारत पे राज्य किया तब तक गर्व के साथ भारत का नाम रोशन किया। कौन सा शासक था? तो बाबू अशोक सम्राट, नाम याद सुने होंगे। अशोक सम्राट जी थे जो भारत के सबसे महान शासकों में से प्रथम स्थान इनका आता है। भारत के सबसे महान शासक में अशोक सम्राट जी का नाम आता है। जब इनका काल था, इनका शासन चल रहा था ना बाबू, अंडो पांडो परिंदे भी पख नहीं मार के जा सकते थे इनके राज्य से। ठीक है। तो बाबू ये आगे की कहानी है, लेकिन भारत का सबसे महान शासक में अशोक सम्राट जी का नाम सबसे पहला आता है। ठीक है। भारत के सबसे ये महान शासक थे। उसके बाद ना शाहजहां वाजहां बाबर बहुत सारे ऐसे राजा आए गए, उसके बाद ही क्या कहानी है। लेकिन सबसे टॉप 1 पे महान शासक में किसको माना जाता है? अशोक सम्राट जी का। तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को इतना आज जो 94 तक, लेक्चर नंबर 4 में 94 तक जो बताया गया है वो आपको बेहतर से समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट भी करिएगा, बिल्कुल क्लीन कीजिएगा, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, आप ही को समझना है। तो जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप इजीली अपने कॉपी को खोलें तो वो आपको टॉपिक दिखे जो आप पढ़े हैं। ठीक है। हम जैसे बताते हैं बाबू वैसे नोट कीजिए लोग। थोड़ा सा अगर हम कुछ अलग से भी बताते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए वो लोग, क्योंकि छोटा छोटा आप जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे ना तो एक बड़ी जानकारी में आपका तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 वीडियो में। तो बाबू अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, और आपके रिश्तेदार जो भी होंगे, जो अन्य सारे बच्चे भी होंगे वहाँ पे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी जानकारियाँ इकट्ठी होती रहें और उनका भी नॉलेज बढ़े। ठीक है बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।